मैं आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल हमने अनाउंस किया था कि मैं आपके साथ लाइव आऊँगा फेसबुक पर और मैं अपनी बातों को रखूँगा। और मुख्य विषय हमारा है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन लगातार कम क्यों हो रहा है। और कम होने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम में एक घोर निराशा की स्थिति उत्पन्न होती जा रही। क्या हम इस निराशा के वातावरण में बने रहें या यूपीएससी में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के चयन की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इस समस्या के कारणों को समझें, समस्या का समाधान करने का प्रयास करें और फिर से हम वह गरिमा स्थापित करें जिस गरिमा के साथ हिंदी माध्यम हमेशा यूपीएससी में खड़ा रहा। समस्या पे बात की जाए या समस्या के समाधान की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को समझते हुए हमें समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और समाधान तभी हम कर सकते हैं जब हम पूरी समस्या को ठीक से समझने का प्रयास करें, निष्पक्ष होकर। मैं एक शिक्षक हूं और मैं लगभग 20 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को पढ़ा रहा हूं। कई सफल छात्रों को देखा, कई असफल छात्रों को देखा, लेकिन कभी भी यूपीएससी के फील्ड में इतनी निराशा भरे वातावरण में मैंने खुद को नहीं पाया जो विगत 4-5 वर्षों से मैं खुद को पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद छात्रों का चयन नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत करने के बावजूद विद्यार्थी उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहे। मैं कहूँगा कोचिंग संस्थान भी पूरी ताकत लगा के पढ़ा रही हैं। जितने शिक्षक हैं वह भी ताकत लगा रहे हैं। शिक्षक भी अपने स्तर पर ईमानदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ इतना ईमानदार है तो फिर आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या यूपीएससी बेईमान हो चुका है? क्या यूपीएससी एकदम रणनीतिक तरीके से हिंदी माध्यम के बच्चों को छांटने पे लगा हुआ है? हमें इन बातों को समझना होगा। निष्पक्षता के साथ आज विश्लेषण करने का समय है और मैं पहली बार फेसबुक पर लाइव आया हूं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आशा, पुनीत, नीरज, सभी, प्रियम, अमरदीप, अजय और जितने बच्चे हैं जिनका नाम मैं अभी धीरे धीरे जब भी जरूरत होगी लेता रहूंगा। मैं सबको ये बताना चाहूंगा फिर से कि हमें समझना होगा, क्या हम इस युद्ध को लड़े और जीतें या इस युद्ध में कमियां निकालकर हर साल हम चर्चा करें और फिर भूल जाएं। दोनों बातें। चलिए बात करता हूं थोड़े अपने अनुभव के साथ। बार बार एक बात उठती कि सन 2010 तक रिजल्ट होते थे। ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि सन 2010 तक रिजल्ट होते थे। हिंदी माध्यम से 40% रिजल्ट होता था, अर्थात 10 बच्चों में से 4 बच्चे हिंदी माध्यम से होते थे। और यह केवल दिल्ली से नहीं था, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना और भी जयपुर, कई छोटे छोटे शहरों के बच्चे अपने छोटे शहरों में रहकर भी यूपीएससी क्रैक करते थे। और पटना, इलाहाबाद तो हब था जहां से एक साथ कई बच्चे सिलेक्ट होते थे, पार्टियां होती थी, गुरु को प्रणाम किया जाता था और लगता था कि एक वातावरण है जहां हिंदी माध्यम के बच्चे निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। 40% रिजल्ट अचानक घट करके 2013 के बाद 2% पर कैसे आ जाता है? सवाल तो है। 40% रिजल्ट 2% पर कैसे आ जाता है? इन कारणों को समझना होगा। तो मैं सबसे पहले यूपीएससी की बात बाद में करूंगा, मैं कोचिंग संस्थान की बात बाद में करूंगा, शिक्षकों की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं अभ्यर्थियों की बात करूंगा, छात्रों की बात करूंगा। मेरा मानना है कि जिसकी लड़ाई है लड़ना उसे है, जिसकी लड़ाई है चलना उसे है। चाहे रास्ते कितने खुरदुरे हों, रास्ते कितने बाधा भरे हों, रास्ते कितने भी जटिल हों, कंटीले हों, चलना तो विद्यार्थियों को ही है, लड़ना तो अभ्यर्थियों को ही है। अतः बात सबसे पहले अभ्यर्थी से शुरू करूंगा और बाद में पुनः अभ्यर्थी पर आऊंगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है, सपने आपके हैं, जीतना आपको है। आपके माता पिता ने सपने देखे, आपने सपना देखा, आपके परिवार वालों ने देखा, और आप जिस गांव से, जिस छोटे शहर से दिल्ली आते हो, इलाहाबाद आते हो, पटना आते हो, जयपुर आते हो और भी
राज्य की राजधानी जहां भी तैयारियां की जाती हैं हिंदी माध्यम की, आप वहां पर आते हो तो अपने सपने लेकर आते हो, एक पोटली लेके आते हो, उस पोटली में आपके सपने भरे होते हैं और उस पोटली में आपकी माँ की दुआएं होती हैं, पिता का आशीर्वाद होता है, कर्ज के पैसे होते हैं। हम इतनी तपस्या के बाद जब साल 2 साल 3 साल 4 साल कोचिंग की फी भी भरते हैं, फिर भी सिलेक्शन हमारा नहीं होता और अंत में हम पीसीएस भी लड़ते हैं 10 साल, कई 2 साल में, कई 5 साल में सिलेक्शन हुआ, कई 10-10 साल लग जाते हैं। फिर कोई ना कोई हम छोटे मोटे एग्जाम, लोअर के एग्जाम में चले जाते हैं, लोअर का एग्जाम देते हैं, प्राइमरी टीचर का एग्जाम देते हैं, फिर हमारी लड़ाई जीवन के सपने को पूरा करने की नहीं रह जाती, हमारी लड़ाई बन जाती है जिंदा कैसे रहे। आप सोचिए, आईएएस बनने का सपना लेकर हम आते हैं, हम आप ही हैं, आप हम हैं, हम आप अलग नहीं हैं। हम आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं, यूपीएससी क्रैक करने का सपना लेकर आते हैं और यह सपना हमें इस देश में एक प्रतिष्ठित पद पर बैठाने की लड़ाई के रूप में है और वो सपना हमारी आंखों में चमकता रहता है कि हमें करना है, लेकिन अंत में यह सपना टूटता ही नहीं है, बिखर जाता है और फिर हम अपनी जिंदगी को समेटने में लग जाते हैं कि यार जिंदा कैसे रहेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे, कोई छोटा सा जॉब मिल जाए, कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए। कुमुद भाई प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई क्या होगी कि हम जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो छोटे मोटे जॉब के लिए 15, 20, 25, 30 हजार की जॉब के लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जब छोटे छोटे एग्जाम्स में बैठते हैं तो वह उसका सपना नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, वो उसकी जिंदा रहने की लड़ाई है, वो उसकी जद्दोजहद है और इस दर्द को, इस पीड़ा को समझना होगा। इस पीड़ा को समझना ही नहीं होगा, हमें इस पीड़ा का निवारण करना होगा और आज मैं इसी बात को लेकर आपके साथ लाइव हुआ हूं पहली बार। चलिए मैं बात करता हूं जब 2010 के पहले के विद्यार्थियों को लेकर के मैं थोड़ी बात करता हूं आपसे। इसके सेठ सर नमस्कार आपको। कई हमारे परम मित्र शिक्षक, गंभीर शिक्षक सभी भी जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, बच्चों को आशीर्वाद देता हूं और मन में एक भरोसा रखो कि जीतना तो है, लड़ने हम नहीं आए, हम जीतने आए हैं। मेरी भाषा हमेशा यही होती, लड़ो नहीं, हम केवल लड़ेंगे नहीं, हम संघर्ष करने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। अब जीतने के लिए हमें क्या करना है, हम इस पर बात करेंगे, निष्पक्ष तरीके से बात करेंगे। बच्चे आप भी मेरी बात को, आपको अगर बुरा लगे, महेंद्र भाटी जी नमस्कार आपको भी, अगर आपको बुरा लगे तो आप इसे घूंट पीकर विष का पान समझकर विष पी लेना। शिक्षक बंधु, हमारे मित्र बंधु, कोचिंग संस्थान किसी को बुरा लगे तो आप भी विष पान कर लेना। बात बच्चों के भविष्य की है, बात हिंदी माध्यम की स्मिता की है, बात है जीवित रहने की नहीं, बात है जीवित रहते हुए जिंदा रहने की लड़ाई है। हमें इस लड़ाई को जीतना होगा। हम बार बार अफसोस करके हम फिर बिजनेस में नहीं लग सकते कि चलो फिर पैसा कमाना है, फिर रिजल्ट आएगा फिर अफसोस करेंगे। चलिए, सन 2010 तक जिन विद्यार्थियों के साथ मैंने बिताया, जो विद्यार्थी पढ़ते रहे, उनमें आखिर क्या बात थी, मैं यूपीएससी की बात बाद में करूंगा। वो एक जो टाइम था उसमें जो विद्यार्थी आते थे छोटे शहरों से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बोर्ड में कोई अच्छा किया हुआ है, कोई बोर्ड में सेकंड डिवीजन है, कोई थर्ड डिवीजन भी है, कोई फर्स्ट क्लास है, कोई साइंस बैकग्राउंड से, कोई मानविकी विषय से है, वो सब अपने सपने लेकर के आते थे। उनमें एक जुनून जो था, वो जुनून था, उनके अंदर एक ही सपना था कि हमें यूपीएससी करना है। और यूपीएससी के अलावे मैं बता दूं कि वो कोई और एग्जाम नहीं देते थे, पीसीएस भी नहीं देते थे। एक समय तक पीसीएस भी नहीं देते थे और लोअर एसएससी जैसे एग्जाम को तो जानते भी नहीं थे। अर्थात पूरा जुनून था, एक ही जुनून था, हमें यूपीएससी करना है, हमें 24 आवर्स पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना है और इसमें से सोने का समय, इसमें से खाने का समय निकालना है। हम पढ़ने के लिए आए हैं, जान लगा देंगे चाहे जो हो, ये उनकी भाषा होती थी। सर आप बताओ, जान लगा देंगे, और वो जान लगाते थे, जी जान लगाकर मेहनत करते थे। मैं एकदम ये बहस नहीं करूंगा कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र क्यों सफल होते हैं। जो सफल हो रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, हम अपनी बात करेंगे कि हम असफल क्यों हो रहे हैं और हमें कैसे सफल होना है। वो एक जुनून था उनमें, उस जुनून के साथ वो अपनी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते थे। जैसे जिनको मैथ्स नहीं आ रही, मैथ्स सीख रहे हैं, क्योंकि उस समय भी जीए से मैथ्स आता था, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते थे बच्चों, जान लो 150 क्वेश्चन आता था, उसमें मैथ्स भी होता था, रीजनिंग भी होता था, वो सब कुछ सीखते थे, साइंस सीखते थे। जो भी छात्र अगर वह अपने
विषय में मजबूत है तो उनको पकड़ कर उनसे मैथ सीख रहे हैं, किसी से साइंस सीख रहे हैं, किसी की इतिहास मजबूत है वो इतिहास पढ़ा रहा है, पूरा एक ग्रुप डिस्कशन के साथ वो आगे बढ़ते थे। और एक खास बात यह थी कि बोलने की भाषा भले ही उनकी देहाती जैसी हो, थोड़ी रीजनल टंग उनके जुबान पे आता था, गांव देहात से छोटे शहरों से आने वाले बच्चे होते थे वो, तो उनकी भाषा थोड़ी कमजोर होती थी बोलने वाली, लिखने वाली भाषा बहुत मजबूत थी। उनकी हिंदी कमाल की थी, वो लिखते थे बहुत शानदार लिखते थे। गांव से पढ़े हुए, छोटे शहरों से पढ़े हुए बच्चे, उनमें अशुद्धियां नहीं होती थी। मुझे याद है मुझसे बेहतर लिखते थे वो, मुझसे बेहतर शुद्ध लिखते थे, क्योंकि हम लोग शहरी पृष्ठभूमि से थे तो हमारे लेखन में हिंदी बोलने में तो हम अच्छे थे बहुत, लिखने में कहीं ना कहीं समस्या होती थी। लेकिन जो छोटे शहरों और गांवों से आने वाले बच्चे थे उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती थी, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती थी। और एक और खास बात यह थी वो सभी बच्चे हिंदी साहित्य, नॉवेल, कविता, कहानी को पढ़ते थे। भले उनका विषय हिंदी साहित्य हो या ना हो, वो साहित्यिक होते थे, वो कविताएं पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, लेख पढ़ते थे। हिंदी का नॉवेल प्रेमचंद से लेकर के शरदचंद्र तक सब पढ़ जाते थे। अर्थात वो अपनी भाषा को और भी मजबूत करने की कोशिश करते थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, न तो व्हाट्सएप था, न तो उनके पास, हाँ कोचिंग पे भी आऊंगा संजीव जी, मैं कोचिंग पे ही आऊंगा। पहले बच्चों की बात मैंने कहा, मेरा जो क्या है ना, सबसे पहले जिसे सफल होना है, सबसे पहले जिसकी लड़ाई है, पहले उसकी बात करो। मैं मानता हूं अगर लड़ाई हमारी तो पहले हम अपनी बात करें, फिर लड़ाई को कौन कौन प्रभावित कर रहा है मैं उसकी बात भी करूंगा। मैं निष्पक्ष बात करूंगा, एकदम से बेबाक बात करूंगा। पहले बच्चों की बात, क्योंकि सपने आपके हैं, मैं रहूं ना रहूं आपके सपने आपके हैं। मैं संजीव शर्मा ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ाता तब भी आपको पढ़ना था, कोई भी कोचिंग दिल्ली में नहीं भी होती तब भी आपको आईएएस करना था। आप आईएएस करने के लिए आए हैं, आईएएस करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग कोई हो या ना हो। कोचिंग क्या बंद हो गया तो क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं ना। तो पहले बच्चों की बात। तो भाषा मजबूत, भाषा पे पकड़, ग्रुप डिस्कशन, बहस मुद्दों पर होता था। तो वो टाइम बहुत एक्स्ट्रा उनके पास सोशल मीडिया पर अनावश्यक चीजों के लिए नहीं था। सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं है, आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके साथ जुड़ा, एक सकारात्मक पक्ष है। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया पे हमारा समय बर्बाद होता है तो हम साहित्य, अपनी भाषा को मजबूत करने, अपनी लेखन क्षमता को मजबूत करने में हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। तो एक बच्चों का वो ग्रुप जो था बहुत जुनूनी था और वो ये मान के चलते थे कि हमें करना है। तब 10 में से 4 बच्चे यूपीएससी निकालते थे और जो बच जाते थे, गंभीर बच्चे जो बच जाते थे, वो 2 से 3 सालों के संघर्ष में, 4 सालों के संघर्ष में, कभी कभी 5 साल भी लग गए, उस संघर्ष में पीसीएस का एग्जाम जरूर निकालते थे। और यही वचन था कि अधिकारी से कम तो नहीं बनना है। लाल बत्ती, पीली बत्ती के जो एक वो था, जुनून था कि हम बत्ती लेके चलेंगे, हमारी गाड़ी में बत्ती होगी चाहे जो हो जाए। आज भी बच्चों में है, मैं आज भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बच्चे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया है, मैं सब बात करूंगा। तो रिजल्ट होते थे। अभी जो बच्चे हैं वो भी गंभीर हैं, पढ़ने में जुनूनी है। लेकिन एक समस्या जो फिलहाल मैंने देखा विगत वर्षों में कि वर्तमान में जो बच्चे ज्यादातर उनकी अपनी भाषा की पकड़ कमजोर है, वो हिंदी माध्यम से है, लेकिन हिंदी लिखने में उनको दिक्कत हो रही है। हिंदी में धारा प्रवाह नहीं है, क्योंकि वो हिंदी साहित्य, कविता, कहानी, नॉवेल पढ़ने की आदत उनकी नहीं रही। तो आप यहां भी एक फर्क है, भाषा में फर्क है, जो मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग में बहुत बड़ा गैप ले आता है। दूसरा, लिखकर प्रैक्टिस करने की आदत, हम बहुत लिखें, बहुत प्रैक्टिस करें। जितना हम लिखेंगे, जितनी धार बनाएंगे, उतनी हमारी भाषा भी मजबूत होगी और उतनी हमारी स्पीड भी बेहतर होगी। तो ये 2 मुद्दे वर्तमान में पुराने विद्यार्थियों और अभी के विद्यार्थियों को अलग अलग कर रहा है। चलिए, विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए, बात की बात है। अब देखिए, बात यहां पे यह है मेन मुद्दा कि आखिर यूपीएससी में रिजल्ट कम क्यों हो रहे हैं। 2% पे कैसे आके गिर गया? जो कभी 40% था, 2013 में 17% था, वो घटकर 2%। और आने वाले समय में ये लोग कह रहे हैं, एक भ्रम फैल रहा है कि शायद वो रिजल्ट 2% में 0.02% में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है, ऐसा नहीं होने देना है। देखिए, 3 पक्ष हैं, चलिए प्यार से बात करते हैं। 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है यूपीएससी, दूसरा पक्ष है शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, अध्यापक, शिक्षकगण, हम लोग दूसरे पक्ष में आते हैं। तीसरा पक्ष है अभ्यर्थी स्वयं।
अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी 2013 के पहले, 2010 तक बात कर लो, 2013 के पहले बात कर लो आप, तो वह यूपीएससी मेंस में भी नंबर दे रहा था, हमें इंटरव्यू में भी नंबर दे रहा था, मुख्य परीक्षा में भी अच्छे अंक आ रहे थे। तो 110 में बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के होते थे। साक्षात्कार में बहुत बेहतर मार्क्स लाने वाले कई बच्चे हमारे हैं। एक बच्चे का जिक्र मैं हमेशा अपने क्लास में करता रहा, पंकज चौधरी 2008 बैच में उसने 230 अंक लाया साक्षात्कार में हिंदी माध्यम से, 230 अंक। और कई ऐसे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं जिन्होंने 180 से 200 मार्क्स के बीच में हमेशा साक्षात्कार में मार्क्स लाया। ऐसे कई छात्र हैं, छात्राएं हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो वही यूपीएससी साक्षात्कार में नंबर दे रहा था। फिर 2010 के बाद नंबर देना कम कर दिया। तो क्या हम ये माने कि यूपीएससी की रणनीति यह है कि हिंदी माध्यम के बच्चे को रोका जाए? एक विचारधारा ऐसे चल रही है, मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं सोशल मीडिया पे कि नहीं भाई यूपीएससी चाहता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को रोका जाए। यूपीएससी क्या बाइस्ड है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है कि वह चाहती है कि अर्बन बैकग्राउंड से पढ़े हुए उच्च आय वर्ग के लोग, इंटेलेक्चुअल फैमिली के लोग ही यूपीएससी में आए? तो क्या यूपीएससी अर्बन और रूरल एरियाज के बच्चों के साथ सीधे सीधे पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है? क्या ऐसा माना जा सकता है? क्या सरकार का यह निर्देश है आंतरिक रूप से, छुपे हुए रूप से यूपीएससी को कि आपको हिंदी माध्यम के बच्चों को नहीं लेना है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा डायरेक्शन गलत है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन गलत है, क्योंकि यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है और यूपीएससी स्वतंत्र निकाय है और यूपीएससी का उद्देश्य है योग्यतम से भी योग्यतम बच्चों का चयन करना और संघ लोक सेवा आयोग के लिए अच्छे अभ्यर्थी को फाइनली सिलेक्ट करना। यूपीएससी भाषा के आधार पे कभी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार सीधे सीधे नहीं कर सकती, उसकी नीति में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, वो कुछ ऐसे कार्य जरूर कर रही है जिससे भाषा के आधार पर विभेद हो रहा है, ये मैं मानता हूं। जैसे सीसेट आया, अब चलिए सीसेट आया तो क्या हम सीसेट को यह मानकर चले कि सीसेट हिंदी माध्यम के बच्चों को रोकने की एक प्रक्रिया थी, रोकने का एक आधार था? सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत मेहनत के बाद बच्चे सीसेट में अच्छा करने लगे हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई और धीरे धीरे वो अच्छा करने लगे हैं, और जब से क्वालिफाइंग हो गया तो सीसेट अब समस्या नहीं रही बच्चों के सामने। उतना मैथ्स वो जान लेते हैं, उतना रीजनिंग बना लेते हैं, उतना कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, उतनी अंग्रेजी वो सीख लेते हैं, और नहीं सीख पाते तो उनको सीखना चाहिए उतना जितना सीसेट में डिमांड है, हमें पासिंग मार्क्स लाना है। तो सीसेट को लेकर जो समस्या थी वो समाप्त हुई। रही बात प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की, तो यूपीएससी के तरफ से जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, आप भी जान रहे हो, सब लोग जान रहे हैं, कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा, कि वो ट्रांसलेशन उसका सबसे गंदा है। और कई प्रश्न ऐसे हैं जिसको जब वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है या हिंदी रूपांतरण करता है तो उसके शब्द ऐसे होते हैं कि मुझ जैसे अनुभवी शिक्षक भी अपने विषय के, अपने ज्योग्राफी में भी मुझे कुछ शब्दों को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे हैं। ये ट्रांसलेशन की समस्या प्रीलिम्स में भी आपके 2-3 क्वेश्चन को भी कम कर देती हैं, तो बच्चा प्रीलिम्स में ही रुक जाता है। मुख्य परीक्षा में भी कई प्रश्न ऐसे ट्रांसलेट किए जाते हैं जिसको समझना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब अंग्रेजी की समझ अगर बहुत अच्छी नहीं है तो हिंदी के प्रश्नों को समझकर उत्तर देने में वो दिशा भ्रमित हो जाता है और गलत डायरेक्शन में उसके आंसर जा सकते हैं। ये दूसरा मजबूत पक्ष ये है। मतलब हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो एक बड़ी चुनौती जरूर दिख रही है और कई प्रश्नों में ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि 100% प्रश्न ऐसा है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा है। स्कूलिंग वगैरह की बात है पुनीत जी। स्कूलिंग हम जब से पढ़ना शुरू करते हैं हम उस दिन से हम बेहतर कर सकते हैं। स्कूलिंग बैकग्राउंड की बात है, मैं इंग्लिश मीडियम से एकदम तुलना नहीं कर रहा हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य है हिंदी माध्यम के बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और हिंदी माध्यम के बच्चों को क्या करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम का क्यों हो रहा है यह विषय कदापि नहीं है। हमें किसी के आगे बढ़ने को लेकर के चुनौती नहीं देनी है, हमें अपनी लाइन खींचनी है कि हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, हमें कैसे सफल होना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
और एक एक बातों को समझना होगा। जब तक हम दूसरे पे दोषारोपण करेंगे तब तक हम अपने पक्ष का जो हमारी फाइट है, जो हमारा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो जुनून में कमी आ जाएगी। हम जब तक अपने पक्ष की कमियों को नहीं समझेंगे हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इंग्लिश मीडियम वाले से कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। हमें देखना है कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट कैसे होने चाहिए, हम कहाँ कहाँ दिक्कत हमें आ रही है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड की बात छोड़िए, यूपीएससी कभी बैकग्राउंड की बात नहीं करता। आप 3rd डिवीजन से पास करके आइए, आप स्नातक रहिए, आप किसी विषय में पढ़कर आइए, आप चोरी करके पास किए हो नहीं मतलब है। आप जब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब से पढ़ना शुरू करो, तब से सिलेबस पर पकड़ बनाओ, आपका हो जाएगा। खैर, तो यहां मैंने कहा यूपीएससी की तरफ से जो गलती हो रही है ट्रांसलेशन को लेकर हो रही है। एक और गलती जो सामने आ रही है, जो बात उभर कर आती है, यूपीएससी ने ऐसा अनाउंस तो नहीं किया है जहां तक मेरी जानकारी है, कि जो हिंदी माध्यम की कॉपियां भी अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक चेक करते हैं। तो यहां बहुत सिंपल है, यहां पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, संसद के सदस्यों का सहयोग लें, हम वहां आवाज उठवाने में के लिए पहल करें। और अगर हमें लगता है हम लोक सेवा आयोग को पत्र लिखें और हमें लगता है कि इससे काम नहीं चल रहा है तो हम न्यायपालिका में भी जा सकते हैं, शरण ले सकते हैं। ये एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हिंदी के प्रश्नों को हिंदी में टाइप किया जाना चाहिए, चाहे वह प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। हिंदी के प्रश्न अगर हिंदी में टाइप होंगे तो हमारी लड़ाई आसान होगी, हम समझ पाएंगे प्रश्नों को, और जो भी कुछ अंकों का फर्क ही हमें सफलता से असफलता की ओर ढकेल देता है, तो हम वो जो अंकों का फासला है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो हमें हमारे लिए क्या जरूरत है कि ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना होगा। एक पक्ष ये है, यूपीएससी एक पक्ष है, लेकिन अगर हम यह सोचे कि यूपीएससी जानबूझकर ऐसा कर रही है तो अब हमारी दिशा गलत है। यूपीएससी जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगी और न ऐसा वो कर सकती हैं। पूर्णतः असंवैधानिक होगा, पूर्णतः अलोकतांत्रिक होगा, और किसी भी हाल में यह यूपीएससी नहीं कर सकती कि वो जानबूझकर हिंदी माध्यम के छात्रों को रोकने का प्रयास करे। क्योंकि अभी भी अगर 20-25 छात्र 30 छात्र सेलेक्ट हो रहे हैं तो समझिए कि उन छात्रों ने यूपीएससी के मानकों पर अपने आप को खरा उतारा ना। आप उम्मीद उनमें ढूंढिए जो छात्र सिलेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उनमें उम्मीद मत ढूंढिए। जिनमें जो सिलेक्ट हो रहे हैं उम्मीद है हमारे लिए कि वो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो साक्षात्कार के लिए में आपको पता है कि हिंदी माध्यम से जो साक्षात्कार देते हैं उनके लिए वहां पर वो ट्रांसलेटर बैठे होते हैं। और आप सोचिए कि वैड इंपैक्ट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, आप हिंदी में बात कीजिए, आप हिंदी में समझिए, हिंदी में प्रश्न का उत्तर दीजिए। वहां ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ है कि ताकि किसी भी भाषा के आधार पर किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए। तो आप इन सब बातों को लेकर अपने ऊपर बोझ न डालें कि यूपीएससी यह चाहती है कि हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं आए। आज भी भारत में जो सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हैं आईएएस सीनियर, वो हिंदी भाषा से ही हैं, हिंदी माध्यम से ही हैं। आप ये जान लीजिए। अभी भी मैं बोलूंगा जितने सीनियर्स हैं उसमें मैक्सिमम हिंदी माध्यम के ही हैं। तो यहां पर हम यूपीएससी को लेकर सावधानी हमारी है कि ट्रांसलेट जो करते हैं क्वेश्चंस को वह सही हो, और हिंदी माध्यम के मेंस की कॉपी ऐसे शिक्षक जांचे जिनको हिंदी भी उतनी ही अच्छी है। अगर अंग्रेजी वो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर समान पकड़ हो तभी वह कॉपी जांच सके। इसके लिए हम कानूनी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं, हम इसके लिए जनप्रतिनिधियों का उपयोग कर सकते हैं, न्यायपालिका की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे एक लड़ाई बनती है, ये लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। ये बात नहीं यूपीएससी की, लेकिन यूपीएससी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नीतिगत तरीके से कर रहा है, आप अपने जहन से निकाल दें। मैं तो ऐसा मानता हूं, परफेक्टली ऐसा मानता हूं। अब आइए दूसरा पक्ष, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दूसरा 3 पक्ष में बात करूंगा। दूसरा पक्ष है शिक्षण का स्तर, कोचिंग संस्थान, अध्यापक, हम लोग जैसे लोग। चलिए, कोचिंग की भूमिका क्या है? जब यूपीएससी बना था तो क्या कोचिंग के साथ साथ बनाया गया था कि यूपीएससी का गठन किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ एक तीसरी व्यवस्था बनाई जाएगी जो बच्चों को कोचिंग देकर यूपीएससी करवाएगी या पीसीएस करवाएगी? बोलिए, नहीं ना। तो कोचिंग तो जबरदस्ती का एक ऐसा मध्यस्थ है जो बच्चों को
एक तरह से कहा जाए, सही या गलत मैं भी उस पर बात नहीं करूंगा, वो बच्चों को यूपीएससी के पाठ्यक्रम की समझ दिलवाता है, वहां तक ले जाने में सहायता करता है। एक पुल है, एक ब्रिज है, एक पुल है, हम इसका उपयोग करते हैं। यूपीएससी ने कहा ऐसा कि भाई कोचिंग करो और फिर हमें कंप्लीट करो। चूंकि हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी खराब रही है, और विशेषकर हिंदी माध्यम के जो बच्चे छोटे छोटे स्कूलों से पढ़कर आते हैं, कई अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसा मत सोचिए हिंदी माध्यम के स्कूल सब बेकार हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहां से वो स्कूली शिक्षा जो लेते हैं तो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं हो पाता, और वो ग्रेजुएशन में आकर भी, कॉलेजेस में आकर भी वो उस स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे लोग प्राप्त करते भी हैं। चाहे आप बनारस यूनिवर्सिटी लीजिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी लीजिए, बिहार में पटना विश्वविद्यालय है, मदर यूनिवर्सिटी है, वहां कई जगह, झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, रांची, तो कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां कई कॉलेजेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हिंदी माध्यम में, और बच्चे अच्छे से निकलते हैं वहां से पढ़कर, और वो क्वालिफाई भी करते आए हैं विभिन्न एग्जाम्स में। अतः कंप्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदी माध्यम में जो पढ़ाई होती रही स्कूल में, कॉलेज में, एकदम बेकार स्तर का है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं बोल सकते। मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम के ही अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, कमाल के शिक्षक मुझे मिले, और आज जो भी उनका योगदान हमारे ऊपर है, तो बात एकदम से नहीं कह सकते ऐसा। हाँ जरूर है, ये तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम में जो स्कूल हैं सरकार के, वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा लचर है। लेकिन आप जानिए, जो बहुत उस तरह के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, उनकी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती, वो तो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते। और यूपीएससी का सपना देखना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन जिन लोगों ने यूपीएससी का सपना देखा, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन लिया है ना, ठीक औसत तो लिया है ना। आपने बहुत शानदार नहीं पढ़ा होगा कभी, लेकिन आपने स्कूलिंग की, आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, +2 का एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन किया, मतलब आपने शिक्षा की जो प्रणाली है, शिक्षा का जो माध्यम है, शिक्षा की जो व्यवस्था है भारत की, उसका लाभ तो प्राप्त किया ना। जब ऐसा हमने प्राप्त किया तो हम अपने माध्यम को दोष नहीं दे सकते, या अपने शिक्षा जो हमें मिली वो शिक्षा एकदम से बेकार थी, हम उसको भी दोष नहीं दे सकते। तो कोचिंग संस्थान की भूमिका क्या है? चलिए कोचिंग क्यों? कोचिंग संस्थान की भूमिका है कि हम आपको, कोचिंग संस्थान वो आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए, वह आपको प्रत्येक टॉपिक पे बेहतर समझ उपलब्ध कराए, अच्छे नोट्स उपलब्ध कराए। कोचिंग संस्थान आपको यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी करवाए, डिस्कशन करे, राह दिखाए, और आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबके लिए आपको प्यार से तैयार करे, ताकि आपकी समक्ष चुनौतियां समाप्त हो। कोचिंग संस्थान की भूमिका, और ज्यादातर कोचिंग संस्थान स्वाभाविक है, आप एडमिशन लेते हैं, जाते हैं, मतलब आपको पता है कोचिंग संस्थान हमें दे रही, नोट्स दे रही है, शिक्षक दे रही हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, और हमें आगे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ये सब कुछ कोचिंग संस्थान कर रही हैं। तो फिर कमी क्या है? चलिए कमी भी बात करें। कोचिंग संस्थान की जो सबसे बड़ी कमी मुझे समझ में आई, मैक्सिमम लगभग, कि जो उनके प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, अध्ययन सामग्री होता है, वह बहुत स्तरीय नहीं है। पहली बात तो अध्ययन सामग्री आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है। आप बुक पर बुक और बुकलेट लेकर के जमा करते रहते हैं, लेकिन वह आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये एक समस्या है। दूसरी, कोचिंग संस्थान धीरे धीरे होता क्या गया कि वो अधिकांश शिक्षक, अधिकांश लोग, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, वो बच्चों के मूड के हिसाब से पढ़ाने लगे। बच्चे चाहते हैं कि सर लिखवाएं, तो शिक्षक लिखवाना शुरू कर दिया। बच्चे भी खुश कि आज हमने 10 पेज लिखा, आज हमने 15 पेज लिखा। कई बच्चे मुझे बोलते हैं किसी सर ने बहुत लिखवाया, मजा आ गया, आज ने 10 पेज लिखा। आते हैं, खूब लिखवाते हैं। तो जो शिक्षक, अब भूमिका क्या होनी चाहिए थी? शिक्षक की भूमिका आपको टॉपिक को लिखवाना, रटवाना, एक जगह वह भी ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन कोचिंग संस्थान और शिक्षक की भूमिका है कि हम आपको पाठ्यक्रम पर इतनी पकड़ बना दें, इतनी समझ बना दें, इतना मटेरियल दे दें, समझाने के साथ दे दें
या खुद सोचने समझने की क्षमता आप में डेवलप हो, अर्थात हम आपको सोचने के लिए तैयार करें, हम आपको उस लेवल पे तैयार करें कि कल होकर कोई भी नया मुद्दा हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पर्यावरणीय हो, आपदा संबंधी मुद्दे हो, चाहे न्यायिक मुद्दे हो, आप खुद उस पे अपने विचार रख सको और वो विचार संवैधानिक हो, विधिक हो, व्यवहारिक हो, सैद्धांतिक हो। हम आपको तैयार करें कि आप खुद सोचने समझने की क्षमता रखें। जब तक कोचिंग संस्थान बच्चों को इस तरह से तैयार नहीं करेगी कि बच्चे खुद सोचने समझने में सक्षम हो, तब तक मैं देखता हूं कि विद्यार्थी कोचिंग समाप्त होने के बावजूद कई साल तक कोचिंग से जुड़ा रहता है, नोट्स के लिए, मटेरियल के लिए, करंट के लिए। आपका टाइम खराब होता है। तो हमारी कमी यह हो सकती है कि हम आपको अगर सोचने समझने लायक नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी दिक्कत है। अगर और आप ये सोचते हो वो शिक्षक जो आपको खूब लिखवा रहा है, अरे मटेरियल लिखा हुआ तो भरे पड़े हैं बाजार में, तो हम वह चीज लिखवा सकते हैं जो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा अलग हो। लेकिन हम अगर सब कुछ, हम वो तरीका एकदम फैक्ट, बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग नोट्स लाते हैं, टैब में लाते हैं, मोबाइल में लाते हैं, लैपटॉप में लाते हैं, टैबलेट में लाते हैं, फिर वहां उसके पॉइंट्स को आपको लिखवा रहे हैं। तो अगर हमें अपने पढ़कर ही आपको लिखवाना है तो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ना, और आप उसको पढ़िए और हम समझाने पर ध्यान दें। हम ऐसी चीज क्लास में लिखवाएं जो चुनौतीपूर्ण हो, जो नई हो। इस लेवल पे कमी जरूर मुझे दिख रही है। बाकी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अपने अपने विषय में वो महारत हासिल होता उनका है, वो पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हम आपको पुराने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन हम नए संभावित प्रश्नों पे बात नहीं कर रहे हैं। नए संभावित प्रश्नों पर हम बात करें तो हम नए प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करें ये भी हम देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बगैर कोचिंग के पास करते हैं। मैंने कहा ना, कोचिंग क्या, यूपीएससी जब आया तो कोचिंग भी साथ में आया क्या? नहीं ना, कोचिंग तो जबरदस्ती का एक क्रिएशन है ना। लगा कि आपको जरूरत है सपोर्ट की, कोचिंग खुला। लेकिन कोचिंग आपके लाइफ को तय करे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा होना महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि हमारे अनुभव ने, हमारे भूगोल के इतने सालों के अनुभव के कारण हम आपको कुछ चीजों को बहुत कम समय में समझा देते हैं। लेकिन हम आपको समझा देते हैं, साथ ही साथ हमारा यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम आपको सोचने के स्तर पे ले जाएं, क्योंकि आप क्रिएट कर सके, आप सोच सकें। आप कोई भी नया मुद्दा आए तो खुद आप उसके बारे में अपनी राय रख सकें, आप लिख सकें, आप बोल सकें और आपकी दिशा सही हो। तो इस स्तर पे कोचिंग संस्थानों को भी सोचना होगा, हमें भी सोचना होगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वह केवल फैक्टोपीडिया पढ़ा रहे हैं, फैक्ट लिखवा रहे हैं केवल, या हम आपको विषय को सोचने समझने के लायक बना रहे हैं ताकि आप सोच समझ सको और विषय को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सको। तो बाजारबाज से भी बचना होगा। कोचिंग संस्थानों को भी, शिक्षकों को भी और बच्चों को भी समझना होगा कि शिक्षण का जो फर्क है, हमें यूपीएससी के लिए विषय को पढ़ना है, हमें विषय को नहीं पढ़ना है। हम विषय को पढ़ते समय क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे कितना रिवाइज कर पाते हैं। बच्चे आपको रिवाइज करना है। जब तक कोचिंग खत्म हो, मैं बार बार कहता हूं, कोचिंग खत्म होते होते आपको अपने विषय में शिक्षक के साथ इतना इंटरेक्शन कर लेना है कि आप जितनी भी समस्याएं विषय को लेकर हो उसका समाधान हो जाए, तभी कोचिंग का लाभ प्राप्त होगा। आप सोचते हैं कोचिंग खत्म होगा फिर रिवाइज करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर पूरा करेंगे, ये गलत है। अगर कोचिंग ज्वाइन किए हो आप, तो कोचिंग समाप्त होते होते आपको ऐसा करना होगा। हाँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, विनय जी ने कहा, तो मेन से भी अच्छा करेंगे, एकदम सही, ठीक है। अनामिका ने कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते। मैं पढ़ाता हूं, चलिए धन्यवाद आपका, लेकिन मेरे में भी 10 कमियां हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उन कमियों को दूर करूं। मैं चाहता हूं कि इस उम्र में भी कमियों को दूर करूं। मैं चाहता हूं यूपीएससी को टारगेट करके पढ़ाया जाए, और इसके लिए बच्चे पढ़ कर आए। बच्चे पढ़ कर आएंगे ना, तो वो उनको छोटी छोटी चीजों को हमें बताना तो होगा, लिखवाना नहीं होगा। और हम एक एनालिटिकल लेवल पे बात करें तो बहुत एनालिटिकल क्लास होनी चाहिए, डिस्कशन लेवल की क्लास होनी चाहिए। ये कोचिंग और बच्चों के बीच का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। यहां पे कोचिंग संस्थान को ध्यान देना होगा। दूसरी बात, बाजारवाद है, सही बात है। विनय कुमार सिंह, सही है प्रिया। हाँ, तो बाजारवाद है और एक बहुत बड़ा बिजनेस कोचिंग बन गया है, ये भी एक समस्या है। बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, तो यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा कि बिजनेस हो
लेकिन उस बिजनेस में बच्चों का कैरियर कहीं सफर ना हो। तो बैचेस बहुत बड़े बड़े होते चले गए धीरे धीरे। वो बैचेस छोटे होते थे पहले, सब पर प्रॉपर ध्यान जाता था। आज एक बैच में पीछे बैठा हुआ बच्चा किधर देख रहा है पता नहीं चल पाता। और तो बच्चे भी गंभीर रहें और शिक्षक भी गंभीर हो, शिक्षण संस्थान भी गंभीर हो, अध्ययन सामग्री बोझ ना हो। अब बच्चा क्या है, कोचिंग का प्रिंटेड मटेरियल, टीचर के लिखवाए हुए नोट्स क्लास में, ऊपर से बुक और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज, वह तो इतने मटेरियल के दबाव में आ गया उसे पता ही नहीं चला पढ़े क्या छोड़े क्या। कोचिंग से दिया गया मटेरियल भी इतना है, एनसीईआरटी भी इतनी है, सर ने लिखवा भी दिया इतना, बुक्स के लिस्ट भी हैं, फिर बच्चे पूछते हैं कौन सा बुक्स पढ़ा जाए। तो बताओ इतने मटेरियल के बीच में से हर विषय में इतना मटेरियल, तो आप तो उस मटेरियल के बोझ में दब गए ना। तो आपको जो पढ़ना चाहिए वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, और जो यूपीएससी का डिमांड है वो रह गया और आप कहीं और भटक गए। तो हमें यहां भी ध्यान रखना है संतुलित अध्यापन। आप सिलेबस याद रखिए, पाठ्यक्रम जो है प्रीलिम्स का उसको लिस्टिंग कीजिए और मेंस का लिस्टिंग कीजिए। हर टॉपिक के सब टॉपिक बनाइए, वो लिखा हुआ नहीं होता, जितने टॉपिक्स हैं सबके सब टॉपिक बनाइए, और हर टॉपिक के साथ जितने सब टॉपिक है सब पे आपके पास कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही। दूसरा, जितने टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जितने अन्य टॉपिक हो सकते हैं उसके बीच के कोरिलेशन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो विषय को समझ सकते हैं। अगर हम समझेंगे तभी हम लिख पाने में सक्षम होंगे। तो ये कोचिंग संस्थान की भूमिका और भी मजबूत होनी चाहिए और भी उसकी बढ़नी चाहिए। कोचिंग संस्थान ने काफ़ी कुछ मदद किया है बच्चों को, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं और बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि सर आपके कारण, विभिन्न सर के कारण, विभिन्न टीचर्स के कारण हमारा आज भविष्य बना है। तो कोचिंग संस्थान शिक्षकों पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सावधानी की ज़रूरत ज़रूर है कि हम जो पढ़ा रहे हैं एक स्तरीय शिक्षण हो। हम शिक्षण के नाम पर केवल फैक्टोपीडिया, केवल फैक्ट लिखाकर हम क्लास से बाहर ना निकले। हमें बच्चों को तैयार करना है, सोचने समझने की क्षमता डेवलप करनी है। होता क्या है, कोई शिक्षक अगर केवल अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है और उसे लिखवाया नहीं है तो बच्चे यह सोच लेते हैं कि यह सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो ये भी एक समस्या है। आपको भी समझना है कि हमें क्या शिक्षक से प्राप्त करना है, क्या कोचिंग से प्राप्त करना है। मैं कह रहा हूँ विषय की समझ और सोच, विषय की समझ और सोच प्राप्त कीजिए और भाषा को मजबूत रखिए, समस्या नहीं होगी। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने गंभीरता से इन चीजों को देखा तो हिंदी माध्यम पे फिर से वो रिजल्ट आ सकता है। अभ्यर्थी के स्तर पर चलिए, अभ्यर्थी के स्तर पर आपको क्या करना चाहिए? आपको करना, आप कोचिंग करें या ना करें वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग करते हैं तो आपको कम समय में वो टॉपिक समझ में समझा दी जाती हैं, आपको मटेरियल मिल जाता है, थोड़ा ये पता चल जाता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एक सपोर्ट है हमारा आपके साथ, और विभिन्न कोचिंग संस्थानों का जो भी सपोर्ट है उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। कोचिंग करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोचिंग अनिवार्य भी नहीं है, अनिवार्य भी नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हम थोड़ा सपोर्ट ले लें तो आप सपोर्ट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात, कोचिंग के साथ साथ आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बुकलेट में पहले लिखा होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स के हो मेंस के हो, ताकि आप वहां शिक्षक के साथ बात कर सके, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और जहां आप नहीं कर पा रहे हैं वहां शिक्षक को बोल सके कि ये सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है। ये बहुत जरूरी है, ये आप नहीं करते हैं। अगले दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उसको थोड़ा पढ़ कर आइए, या जो पढ़ाया गया उसी को पढ़ कर आइए। जो कंफ्यूजन हो अगले दिन क्लास में पूछिए, आपको करना होगा, आपको कोचिंग के साथ साथ चलना होगा। ये पहला। दूसरा, प्रत्येक दिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। 3 घंटे का एक शेड्यूल बनाइए, 3 घंटे लगातार आपको लिखना होगा। जब तक आप 3 घंटे लगातार नहीं लिखेंगे रेगुलर, जैसे 3 घंटे का एक पेपर होता है, 3 घंटे लगातार लिखिए, और आपको देखना है कि 3 घंटे में हमने जो लिखा किसी टॉपिक पर, कुछ सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, खुद बना लीजिए, और क्वेश्चंस बना करके आप किसी ईयर का क्वेश्चन बना लीजिए और आप 3 घंटे लगातार लिखिए, और देखिए कि आप कितने शब्द लिख पा रहे हैं, कितना प्रश्न लिख पा रहे हैं, लिखने में क्या क्या दिक्कत हो रही है। फिर 6 घंटे का बनाइए गैप के साथ। आपको 6 घंटे एग्जाम देना है तो गैप के साथ ही आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन आप यह नहीं कर पा रहे हैं। पहले बच्चे करते थे, मैं बता रहा हूं करते थे, अब सभी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद ईमानदारी से सोचिए, कितने बच्चे रोज 3 घंटे आंसर राइटिंग करते हैं,
कितने बच्चे कुछ दिनों बाद 6 घंटे आंसर राइटिंग करते हैं? आप जाते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़कर ऐसे कागज लिया, पढ़ा, थोड़ा बहुत लिखा, फिर आप दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेवर। आपको 3 घंटे मिनिमम और एक समय के बाद 6 घंटे आपको लिखना होगा, क्योंकि आपकी हाथ भी चलनी चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए, स्पीड भी बनना चाहिए और सही चीज लिखनी भी आनी चाहिए। तो आपको पढ़ना है, बोलना है, सुनना है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है और 3-3 घंटे का टेस्ट खुद ही आपको देना है। आप 6 घंटे लिखना शुरू कीजिए ना, पहले 3 घंटे शुरू कीजिए और 6 घंटे शुरू कीजिए। मैं बोल रहा हूं आपका नहीं, अगर 3 साल के अंदर आपका यूपीएससी हुआ या 4 साल, बहुत तो बहुत, आप सोचेंगे 3-4 साल क्यों बोल रहे हैं, 1-2 साल तो आपके पाठ्यक्रम को समाप्त होते होते लग जाता है, क्योंकि आप नए सिरे से सब कुछ पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट होते होते आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। आप 6 आवर आप लिखो तो सही पहले, अब मुझे बोलना कि सर आपने कहा था, लेकिन मैंने इतना किया लेकिन नहीं हुआ। आप लिखिए। दूसरी बात, भाषा मजबूत कीजिए। आप जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत समय जो आप देते हो, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक पे मैं हूं आपके सागर, ये बहुत समय देते हो, व्हाट्सएप पे बहुत समय देते हो, इस समय को बचाओ आप यार, इस समय को एकदम से बचाओ और इस समय का सदुपयोग करो। आप अपनी हिंदी भाषा को मजबूत करने, साहित्य पढ़िए, मैं बार बार कहता रहा हूं, साहित्य पढ़ो, कविताएं पढ़ो, कहानियां पढ़ो, प्रेमचंद उठा के पढ़ लो, शरदचंद्र पढ़ लो, जिनको मन में आए, सुनील गंगोपाध्याय पढ़ लो, महादेवी वर्मा पढ़ लो, जिसको पढ़ने का मन हो आप पढ़िए। आप साहित्य पढ़िए, उससे आपकी भाषा भी मजबूत होगी और सामाजिक विषयों पर आपकी दृष्टिकोण भी बड़े स्पष्ट होंगे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, ये आप जानते हैं। तो आपको वहां भी काम करने की जरूरत है। भाषा मजबूत करना होगा आपको, अपनी लेखन को मजबूत करना होगा आपको। हम यूपीएससी पर दोष या कोचिंग संस्थानों पर दोष देकर किनारे नहीं बैठ सकते। मैंने बहुत कॉपियां चेक की है, मैंने देखा है हर 2 लाइन में वाक्य बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वाक्य नहीं लिख पा रहे हैं, हर सेंटेंस में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं, 2-3 अशुद्धियां एक लाइन में है। अब बताओ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अपनी कमियों को दूर करना होगा ना। हम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन हमें अपनी कमियों को समझकर उसे दूर करना होगा। तो भाषा मजबूत कीजिए, समय प्रबंधन कीजिए और डेली 3 से 6 घंटे, मैं कह रहा हूं हर हाल में, पहले 3 घंटे, अगर कोचिंग में बहुत ज्यादा दबाव है, कोचिंग कर रहे हैं, अभी तो चलिए लॉकडाउन में आप एकदम फ्री है, 6 आवर की प्रैक्टिस कीजिए जब तक कोचिंग नहीं खुल रही है। और जो कोचिंग नहीं कर रहे हो तो 6 आवर की प्रैक्टिस कीजिए। आपको लिखना पड़ेगा, आप टॉपिक उठाइए, आपका होगा। किताबों की लंबी लिस्ट, नोट्स बनाने का तरीका, आप टॉपिक का नोट्स बनाइए, टॉपिक लीजिए, आपके एक ही टॉपिक पे आपके पास 5 किताबें अगर हैं, सजेस्ट किया गया है शिक्षक के द्वारा, 5 नोट्स हैं, तो आप 5 नोट्स बार बार नहीं पढ़ सकते। पूरा एनसीईआरटी की सीरीज आप सभी विषयों की बार बार नहीं पढ़ सकते, आप सभी को उठाकर बार बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एक मेन नोट्स बनाइए, उसके साथ बाकी पुस्तकों के मेन लाइन, जो एक्स्ट्रा लाइन है, उसको उतार के उसी में डाल दीजिए। अर्थात आपके पास पॉलिटी का एक नोट्स होना चाहिए, ज्योग्राफी का एक नोट्स होना चाहिए। किताबें आपने 5 भले पढ़ी हो, लेकिन एनसीईआरटी से उठाकर इसमें डालिए, आप सभी विषय से उठाकर इसमें डालिए। अर्थात नोट्स आपके हर विषय के, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इकोनॉमी में चलिए चेंजेस आते रहते हैं, तो बेसिक इकोनॉमी, डिफरेंशियल लेवल का इकोनॉमी का नोट्स एक बनाइए, करेंट इकोनॉमी का अलग बनाइए, जो हमेशा चेंज होता रहेगा, जिसमें हमेशा चेंज का बदलाव होते रहते हैं, तो आप हमेशा सुधार करते रहिए। तो आप बिखर कर नोट्स को रखेंगे तो आपको समेटने में दिक्कत होगी। आप मूल नोट्स बनाइए और बाकी को जोड़ते जाइए। और किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको खुद समझ में आएंगे कि जितने पॉइंट्स हमें याद है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ही होंगे। खेल कहां खराब हो रहा है? मेंस का क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन में क्या आप अभी भी भूमिका, भाषा, एक फॉर्मेट में अगर आप मेंस के क्वेश्चंस को रट कर रख रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो आप फॉर्मेट बनाकर उसको याद कर लेते थे, क्वेश्चन सीधा सीधा आता था। अब क्वेश्चन जो है सभी शॉर्ट नोट से बच्चों, जीए से 20 क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन में 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बदल गई, लिखने का तरीका बदल जाता है और आप फिक्स पैटर्न पे हो। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, सर भूमिका कितना डाले? भूमिका जैसी कोई चीज नहीं है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं आज फेसबुक पर, पहले क्लास से बोलता था, भूमिका जैसी कोई आंसर राइटिंग में जगह नहीं भूमिका की। जो पूछा जाए सीधे जवाब दो, कोई भूमिका नहीं होती, कोई इंट्रो नहीं होता।
जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए। जवाब देने की प्रक्रिया ही अपने आप भूमिका से शुरू हो जाती है, उसको इंट्रो नहीं कहते। जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप सीधे अपना नाम बताते हैं ना। जैसे अंकित अवस्थी अभी सामने है, तो आप क्या बोलेंगे? अंकित अवस्थी। आपने ऐसा बोला मुझे कि नाम को डिफाइन किया कि नाम से तात्पर्य उस शब्द से है जिससे किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। नहीं यार, सीधे आंसर करो आप जो पूछा जाए। जैसे ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, यूपीएससी मैं पढ़ाता हूं, इसकी बात छोड़िए, कोई पढ़ाता हूं, सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग अपने विषय को पढ़ा देते हैं। आपको तय करना है। क्वेश्चन पूछा गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाणों को बताएं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण है उसमें लोग वैगनर के थ्योरी के प्रमाण देकर केवल आ जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। उसमें जितने मॉडर्न जो एविडेंस है उसको भी डालना है तरीके से। समझ रहे बात? क्वेश्चन को समझिए, अवधारणा को समझिए, विषय की अवधारणा समझना जरूरी है। पूछा गया, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। पूछा गया कि अधिकांश नवीन वलित पर्वत महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय सीमांत भागों में, महाद्वीपों के सीमांत भागों में पाए जाने के कारणों को समझाएं। कहां क्वेश्चन टफ है? मैं ऐसे 2013 से 2020 तक की ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन हैं, मैं 60-70-80 क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं। कहां क्वेश्चन टफ है? महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीपों के तटीय भागों में वलित पर्वत पाए जाने का मुख्य कारण क्या है कि वह अभिसारी कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन के क्षेत्र हैं, और कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन में ही वलन की क्रिया से वलित पर्वत बनते। एग्जाम्पल देते हुए समझाना है। कहां मुश्किल? पूछा गया आर्किपेलागो की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाएं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में या बंगाल की खाड़ी में, कैरिबियन सागर में, दक्षिण चीन सागर में ही क्यों पाए जाते हैं? तो ये तो ITCZ उत्तर में अधिक डेवलप होता है। ये सब पढ़ा हुआ है, पढ़ाया जाता है, और ये सब बहुत सामान्य क्वेश्चन है। तो बोलो बच्चे आंसर परफेक्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा भी अगर अच्छा है तो उन्हें याद नहीं है। और याद क्या है? समझ नहीं है। हमें विषय को समझना होगा। आप समझ कर पढ़ोगे, समस्या नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। हाँ, किसी भी आंसर का पक्ष विपक्ष तब जब क्वेश्चन का डिमांड जब होगा, तब जबरदस्ती कुछ नहीं। जबरदस्ती कोई भी आंसर नहीं करना है। जो पूछा जाए, आप जितना जानते हो उसको आंसर में डालना नहीं है। आपको जो पूछा गया उतना ही लिखना है। जो पूछा जाए वही उतना ही लिखना है। पूछा गया हाल के वर्षों में नगरों में नगरीय बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। अब हाल के वर्षों में आपको पता है, मुंबई से चेन्नई से लेकर श्रीनगर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें तीनों जगह बाढ़ की स्थिति हुई थी। अब नगरीय बाढ़ की समस्या बढ़ने का कारण क्या? जितना प्राकृतिक है उससे ज्यादा कहीं मानव जनित है ना। अब ये जब समझ है तो हम आंसर करेंगे ना। केदारनाथ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, आप ट्रांसलेशन को भी कितना दोषी देंगे? क्या हर जगह ट्रांसलेशन दोषी है? नहीं है। मैं बोल रहा हूं आप पूरा फोकस अपने पाठ्यक्रम पर कीजिए। पाठ्यक्रम को लिखिए, पहले मेन पाठ्यक्रम को लिख करके अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं। और प्रत्येक टॉपिक के सब टॉपिक को बनाइए। एक टॉपिक है, उसका सब टॉपिक क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ रहे हो तो महाद्वीपीय विस्थापन के सब टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा क्या है? ये सब मैं अपने विषय की बात कर रहा हूं। हर विषय में ऐसे ही है, जान लो। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा क्या है ये समझिए। आखिर ये है क्या? किसने क्या कहा? बात की बात पहले महाद्वीपीय विस्थापन है क्या, फिर सोचिए इसके लिए कौन कौन से विचार आए, वैगनर ने क्या कहा, और क्या वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन उसी रूप में मान्यता प्राप्त है, और है तो किस हद तक है? तो महाद्वीपीय विस्थापन का एविडेंस क्या क्या है? कैसे हम कहीं महाद्वीप विस्थापित होते हैं? एक महाद्वीप था, टूटा, विखंडित हुआ। तो बात समझिए, हर टॉपिक को ऐसे समझना है। हर टॉपिक को पहले अवधारणा समझिए कि वो है क्या, फिर सोचिए कि उसके साथ साथ क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो क्या तो और वर्तमान से जोड़कर देखिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो माध्यम में, फिर बोल रहा हूं, एकदम बाधक नहीं होगा। अपनी भाषा मजबूत कीजिए, धारा प्रवाह रहिए। आप शिक्षक कोचिंग संस्थानों पर निर्भर उतने ही रहिए जितना से पाठ्यक्रम को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनको दी गई है, उन्होंने ली है। हाँ, अगर बढ़कर वो काम करते हैं तो बहुत स्वागत है। लेकिन हाँ, हम जरूर कहेंगे शिक्षकों का यह धर्म है कि बच्चों को सोचने समझने के लिए तैयार करें, उनकी क्षमता को विकसित करें, ताकि बच्चा खुद सोच सके विषय को।
और बच्चा भी फोकस करे कि हमें विषय को खुद सोचने समझने के स्तर पर लाना है। आप जान लीजिए यूपीएससी से हमारी लड़ाई जो है वह चलती रहेगी तब तक जब तक कि हम अपने हिस्से को प्राप्त ना कर ले। हम अपना हिस्सा प्राप्त करेंगे तब सस्टेन करने की लड़ाई होगी। आप सोचिए हमारे पास तो हिस्सा था ना 40%, हमने कम कर दिया ना। यूपीएससी में कमियां हैं, उसके पैटर्न में कमियां, क्या उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं? क्या जो मेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है वो गलत पूछ रहा है? नहीं ना, वो गलत नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन तो अच्छे पूछ रहे हैं। आप पढ़ कर भी जाते हो तो आप कर क्या रही हो? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपका टाइम कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। आप हर दिन 3 घंटे लिख नहीं रहे हो, आप विषय को सोच नहीं रहे हो। 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाइए, 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाइए और एक दूसरे को के साथ डिबेट कीजिए। मैं बता रहा हूं बात बनेगी। नवीन, अमित, सभी बच्चे, अनामिका, सबको मैं बोल रहा हूं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं जो आगे भी देखेंगे इस कार्यक्रम को। तो शिक्षक, बच्चे, यूपीएससी, 3 ही पक्ष हैं, शिक्षक, आप लोग और यूपीएससी। यूपीएससी निष्पक्ष है। पहला एक संस्था है भारत में जहां कम से कम पैरवी तो नहीं चलती, जहां कोई सेटिंग नहीं चलता, जहां क्वेश्चंस आउट नहीं होते। हम उसे भी बदनाम कर देंगे तो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, छोटे शहरों, छोटे गांव से आने वाले लोगों के जो बड़े बड़े सपने हैं वो तो पहले ही धराशायी हो जाएंगे। तो यूपीएससी को बदनाम करने की बजाय हम अपनी कमियों को दूर करें, शिक्षक अपनी कमियों को दूर करें, अभ्यर्थी अपनी कमियों को दूर करें, फिर यूपीएससी से हम बात करेंगे, जरूर करेंगे। हम लोगों को करना है कि आप ट्रांसलेशन ठीक करो, हम थोड़ी अंग्रेजी ठीक करेंगे, अपनी थोड़ी अंग्रेजी भी ठीक करेंगे जब मजबूरी है तो करेंगे, थोड़ी अंग्रेजी भी ठीक करेंगे। लेकिन हम यूपीएससी से लड़ाई वहां लड़ेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है पाठ्यक्रम की, पर अपनी पकड़ और शानदार समझ, डिबेट के लेवल पर समझ। हम हर विषय को पढ़ेंगे। आप पेपर फर्स्ट से लेकर के पेपर 4 तक का सिलेबस को एकदम पाठ्यक्रम को पहले रट जाइए, पाठ्यक्रम के सब टॉपिक को रट जाइए, उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे आपको दिखाई देते हैं उसके साथ जोड़ जोड़ कर बात कीजिए। आपस में जो डिबेट कीजिए, किसी भी बैड डायरेक्शन, बुरे डायरेक्शन में बहस मत कीजिए। समय को बचाइए, समय प्रबंधन कीजिए, आपका होगा, जरूर होगा। और मैं फिर सबसे निवेदन करता हूं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि रास्ता यही है। मैंने जो कहा, अपनी भाषा पर पकड़ बनाइए, डेली 3 घंटे की प्रैक्टिस फिलहाल कीजिए और बाद में 6 घंटे की प्रैक्टिस भी कीजिए जब आपका कोचिंग वगैरह समाप्त हो जाए। खूब लिखिए और विषय को सोचने समझने की क्षमता तक ले जाइए। कोचिंग पर निर्भरता, एक बार कोचिंग समाप्त हो जाए तो बार बार कोचिंग जाने की निर्भरता को समाप्त कीजिए। और उसके लिए वो तभी संभव है जब आप खुद अपने विषय को सोचने समझने की स्थिति में अपने आप को ले आएंगे। जब तक आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं आएंगे, जब तक आप ऐसे शिक्षकों पर भरोसा नहीं करेंगे जो आपको तैयार कर रहे हैं, आपको मेंटली तैयार कर रहे हैं, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। तो आप लड़िए, जीतिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हिंदी माध्यम, मैं एकदम तुलना नहीं किया कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र क्यों सफल होते हैं, छोड़िए उनकी बात। हमें सफल होना है, हमें क्या करना है, एक राह हमारी है। ये राह अंग्रेजी माध्यम के साथ हमने नहीं चली है, ये राह हमारी है, हमने इस राह को पकड़ा है, अपने माध्यम के साथ हमें इसे प्राप्त करना है। और हमें फिर वह मुस्कान, मैंने कहा था कल भी, मुझे फिर वह मुस्कान चाहिए चेहरे पर। उन माताओं के मस्तिष्क को फिर ऊंचा करना है जो गांव से छोटी सी पोटली में आपके लिए अनाज या पैसा बांध कर आपको देती है। उन पिताओं के चेहरे पर मुस्कान और उसके मस्तिष्क ऊंचा चाहिए है, उसका सर ऊंचा चाहिए उनका, जिन्होंने अपने खेत को गिरवी रखकर आपको दिल्ली भेजा है, इलाहाबाद भेजा है, पटना भेजा है, रायपुर भेजा है, रांची भेजा है, कहीं भी भेजा हो। आपको सोचना होगा। और आप जब बाहर आते हैं तो आपके लिए एक ही चीज़ है, आपका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पर आपकी पकड़। इसके लिए आपको मेहनत करना है, शिक्षकों का सहयोग लेना है, कोचिंग संस्थानों का भी सहयोग लेना है और अपने आप को तैयार करना है, अपनी सोच को बड़ा करना है, विभिन्न मुद्दों पे बात करनी है। ठीक है। और बस बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करूँगा, बहुत सारी बातें हो गई हैं, क्योंकि किसी का आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं था। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल और केवल आपकी सफलता से। ये आपका संघर्ष है, आपको जीतना है। हम जैसे लोग सूत्रधार हो सकते हैं, हम जैसे लोग सूत्रधार हो सकते हैं, हम जैसे लोग आपके पथ पर खड़े होकर कांटे लगातार नहीं निकाल सकते, पथ दिखा सकते हैं, कांटे कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको यह सिखाता हूँ।
कांटे निकालने के लिए मैं पथ पर खड़ा नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता, माँ पिता भी नहीं रह सकते, लेकिन अच्छा गार्जियन, अच्छा शिक्षक वही है जो आपको तैयार कर दे कि बेटा बेटियों अब जाओ, ये रास्ता तुम्हारा है, आगे बढ़ो और तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी तुम उसे दूर कर सकोगे। तो पढ़ो पढ़ो और केवल पढ़ो, और पढ़ते समय सोचो, समझो, लिखो, गुनगुनाओ, विषय को गुनगुनाओ, विषय का गीत गाओ, विषय की कहानी सुनाओ, विषय में बात करो, विषय को लेकर ही आप एक वातावरण बनाओ। देखिए फिर से हिंदी माध्यम फिर से उस मुकाम पे पहुंचेगा जहां हमने इसे पहले छोड़ा है। हम चाहते हैं कि हम 25% भागीदारी जल्द से जल्द करें। हम 25% भागीदारी की ओर बढ़ेंगे और आपके भरोसे पर पढ़ेंगे, आपके भरोसे करेंगे, और आपको भरोसा रखना है खुद पर, मुझसे भी ज़्यादा खुद पर रखना है, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपको जीतना है। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। आप सबने इतना समय दिया और हमारे इस पहले फेसबुक लाइव को आप लोग के साथ बिताते हुए मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अपने फर्ज का एक छोटा सा पॉइंट भर का हिस्सा हमने निभाने की कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत कहानी बाकी है। लॉकडाउन हटने दीजिए, कुछ नए तरीके से नए जोश के साथ आपके लिए फिर आऊँगा। यूट्यूब पर हमने कुछ क्लासेस आपके लिए ज़रूर डाल रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे जो हमसे दूर हैं थोड़ा बहुत तो पढ़ सके। आप ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत देखते रहिए। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको शुभकामना। सौरभ, अनामिका, नवीन, जो लोग अभी मुझे लास्ट में दिख रहे हैं जिनके नाम आ रहे हैं, ओके, फिर चलिए मिलते हैं और लड़िए, जीतिए, मुस्कुराइए, डरना नहीं है। बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच। दीक्षा भी है। थैंक यू दीक्षा।